नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किए दो विधेयक। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर, बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोरतंत्र में बदलने का आरोप। कहा बेवजह और बेबुनियाद है विरोध। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने कल जारी की थी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। भारत की तरफ से अंशुल काम्बोज कर रहे हैं टेस्ट डेब्यू। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर भी टीम में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम ने अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में भारत यूके व्यापार रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। पीएम ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता में दोनों देशों के पास आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा है। मालदीव यात्रा को लेकर पीएम ने कहा कि व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोइत्जू सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम की इस यात्रा के महत्व को लेकर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को यूके के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या है खास, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूके में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी जी। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर वक्त देने के लिए। प्रधानमंत्री की ये चौथी यूके की यात्रा है। इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण और कैसे खास होने वाली है? क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में? जी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा इस बार बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजार रहे हैं यहाँ पे, मगर उनका एजेंडा बहुत फोकस्ड है, बहुत सटीक एजेंडा है उनका। फोकस ज़्यादातर जैसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप पे है, ताकि इंडिया और यूके, हालांकि हमारी मैत्री की इतिहास भी काफ़ी पुरानी है, मगर आज की तारीख में, आज की दुनिया में हमें फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड, व्यापार जो हमारे बीच में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट दोनों देश में निवेश काफ़ी भारी मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप होती है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में ये है कि हायर एजुकेशन का जो पार्टनरशिप, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है यूके के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस देंगे उनके दौरा पे, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि अगले कुछ 2-4 साल में पीएम साहब के विजिट के बाद हमारी रिलेशनशिप एक नए स्तर पर पहुंचेगी। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी लगातार सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस मोर्चे पर इस में क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं इसको लेकर?
देखिए, प्रधानमंत्री साहब का ऑफिशियल विजिट है। गलत होगा कि अगर मैं पीएम साहब के पहले कुछ कह दूं, तो कोशिश जो है कि मेहनत अभी हो रही है टू कंप्लीट द एग्रीमेंट। जो भी कागजी काम जो होता है काफ़ी डिटेल्ड काम है। कुल मिला के ये 2000 से ज़्यादा पन्ने का एग्रीमेंट है। बहुत डीप और कैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है। ये इंडिया के लिए जब कंप्लीट हो जाएगा सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो इसलिए जो है सारा जो लीगल काम जो होता है उस पर धीरे से काम करना पड़ेगा और बड़े बड़े पेशेंस और मतलब ख्याल से काम करना पड़ेगा। तो वो हो रहा है। उम्मीद रखते हैं कि वी कैन फिनिश इट। सर, इस एफटीए के बीच में क्योंकि जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में काम कर रहे हैं उनके लिए टैक्स कंट्रीब्यूशन में भी उसमें उनको मदद मिलेगी, एक बेनिफिट उनको होगा, बचत होगी। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में किस तरीके से ये बेनिफिट करने जा रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स को? जी, तो एफटीए में टैक्स का पीस नहीं है इसमें। एफटीए के साथ साथ हमने ये एग्री किया है यूके के साथ, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साथ में तय होगा। ये जब एफटीए फाइनल होगा, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, जब दोनों प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 6 मई को नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, तब उस वक्त में हमने ये भी अनाउंस किया था कि हमने ये भी एग्री किया है यूके के साथ कि डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन भी साथ में लागू होगा जब एफटीए एंट्री इनटू फोर्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग इंडिया में अभी अपने पेंशन फंड में पैसे डाल रहे हैं और यहाँ पे आके कुछ 2 या 4 साल के लिए काम करेंगे इंडियन एमएनसी के लिए या दूसरे एमएनसी के लिए, उनको दुगना कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरफ से उनके लिए ये फ़ायदा है कि अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन जो देश में दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, वो बरकरार रहे और यहाँ आके उनको दूसरी बार नहीं देना पड़े। जो कि अगर वापस चले जाते हैं तो उनके लिए दैट इज़ नेट लॉस। वो यहाँ का कंट्रीब्यूशन पूरा वेस्ट हो जाता है। तो फेयरनेस के तौर से और इकोनॉमिक वैल्यू के तौर से ये अच्छा है हमारे लिए। पर ये टू वे है। लोग यहाँ पे कभी कभी भूल जाते हैं कि ये टू वे होगा। जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में जाके वर्क करते हैं, और काफ़ी सारे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी सिर्फ यूके में देना पड़ेगा अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन। सो फेयरनेस का भी बात है और इंसेंटिव टू वर्क टुगेदर वो भी है साथ में। उसके अलावा एफटीए में टैक्स के अलावा सिंप्लीफाइड मूवमेंट ऑफ पीपल जो फॉर बिजनेसेस, इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। इंटर कंपनी ट्रांसफर्स भी थोड़ा आसान हो जाएगा। मानिए कि अगर यहाँ पे कोई ब्रिटिश कंपनी इंडिया में निवेश करता है, उनके मैनेजर्स को आने जाने में 1 साल या 2 साल में काम करने के लिए उनमें सुविधा होगी। यहाँ पे हमारे टेक कंपनीज को भी सुविधा होगी और हम मेजर इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स यूके में। तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर बिजनेस के लिए अच्छा होगा तो जाहिर है कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, दोनों इकोनॉमीज के लिए अच्छा होगा। ओके सर, कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपने डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का जिक्र किया। कोई स्पेसिफिक तरीके से आपको लगता है कि कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने एनर्जी को लेकर काफ़ी काम किया है। इस विजिट में कुछ स्पेसिफिक फोकस्ड सेक्टर रहने वाले हैं जिसमें हम शायद ज़्यादा बेहतर काम करेंगे? जैसे कि मैंने अभी कहा, मेन मुद्दा ये है हमारे लिए कि अगर आगे जाके देखें तो रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन शुड बी फोकस एरियाज यूके के साथ। जैसे कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कहा था, हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो यूके के साथ हमने साइन किया था पिछले जुलाई, फाइनलाइज किया था पिछले जुलाई, उसमें 7 पिलर्स हैं। वो 7 पिलर्स क्या हैं? ये है टेलीकॉम्स। यूके और हमारे टेलीकॉम्स इंडस्ट्रीज़ काफ़ी तगड़े हैं एंड हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। एयरटेल ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम में। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तो माइनिंग कर सकते हैं, मगर उसका जो रिफाइनिंग है, उसका बेनिफिशिएशन जो कहते हैं उसका, वो सब साथ में करना है। इनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, साथ में काम करें तो और बेहतर रहेगा। एडवांस्ड मटेरियल्स जो हैं जिसके लिए इंडस्ट्री का में काम आएगा, ड्यूअल यूज़ भी हैं, स्पेस के लिए भी काम आ सकते हैं, डिफेंस के लिए भी काम आ सकते हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, जहाँ पे आप तो जानते ही हैं कि कोविड के काल में जो सेरम इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने
जो 3 बिलियन वैक्सीन जो दिए थे ये हमारी जो वैक्सीन का दुनिया में, उसका 80% सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी जगह है फॉर अस टू वर्क टुगेदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एंड क्वांटम में, दीज आर आर 7 पिलर्स। तो इनमें पार्टनरशिप के संदर्भ हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और खबरों में आगे, भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने कल अपने राजपत्र अधिसूचना SO3354E के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 द्वारा शासित होता है। तदनुसार भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रमुख पूर्व घोषणा गतिविधियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को अंतिम रूप देना और सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना शामिल है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में दिए लिखित जवाब में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर अहम जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और ये गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद प्रमुख हैं। वापी से साबरमती तक का हिस्सा दिसंबर 2027 तक पूरा होगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था। वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान के बाद कल तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा में विपक्ष का हंगामा और व्यवधान के बीच ही केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है। वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 का मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप।
पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्र सरकार ने लोकसभा को हाल ही में एक सवाल के उत्तर में बताया है कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के पहले 2 दौर के दौरान देश की शीर्ष कंपनियों द्वारा युवाओं को 1,53,000 से अधिक प्रस्ताव दिए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब देते हुए एक लिखित उत्तर में कहा कि PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के पहले दौर में साझेदार कंपनियों ने देश भर में PMIS पोर्टल पर 1,27,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके सापेक्ष लगभग 1,81,000 उम्मीदवारों से 6,21,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक उम्मीदवारों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए, जिनमें से 28,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और 8,700 से अधिक उम्मीदवार उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि 9 जनवरी 2025 को शुरू हुई PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौर में 2,14,000 से अधिक आवेदकों में से 4,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेश जैन ने आज कहा है कि छांगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है, उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान के पास जो लड़की मिली है वह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून तो पहले से है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से मिशनरी और मौलवी धर्मांतरण कर रहे हैं, संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। धर्मांतरण मामले में अभी तक जिन 10 से 12 राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, उनमें से 4-5 राज्यों के अंदर तो धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात इन सब में है, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण हो रहा है और जिन राज्यों में कानून नहीं है, वहां धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। हमारी अपील है केंद्र सरकार से, तुरंत राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। धर्मांतरण का कुचक्र केवल हिंदू समाज पर प्रहार नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध PFI के साथ, FDPI जैसे आतंकी संगठनों के साथ है और संपूर्ण विश्व के जिहादी तत्वों से इनको फंडिंग हो रही है। पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माना जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं।
इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017 से 2018 में देखा गया, जब 1000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा कि पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के बीच अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां स्थानांतरण के समय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। व्यवसायों का यह सामूहिक पलायन टीएमसी शासन के तहत राज्य के औद्योगिक माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। जहां बंगाल की कभी उद्यम का केंद्र हुआ करता था, वहीं खराब शासन, नीतिगत अस्थिरता और निवेशकों के विश्वास की कमी ने कंपनियों को यहां से दूर कर दिया है। 2015-16 में 869 कंपनियां चली गईं, 2016-17 में 918 कंपनियां और 2017-18 में 1027 कंपनियां चली गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1308, दिल्ली से 1297, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ में 511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। अमित मालवीय ने कहा कि असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सैकड़ों कंपनियों को आकर्षित किया है। अमित मालवीय ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नौकरियों के नुकसान, आर्थिक गिरावट और निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है। अब ये पूछने का समय आ गया है कि इस आर्थिक पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूरों को समर्पित संगठन है। मजदूरों के हितों को संरक्षित करना इसका ध्येय है। श्रमिक एक देश को बनाता है। श्रमिक की शक्ति से देश में सड़कें बनती है, देश में पुलें बनते हैं, देश में निर्माण होता है। दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वीकार करना होता है कि किसकी शक्ति उसके पीछे लगी है। दोस्तों, कई शक्तियों का तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी सकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी तो समय समय पर आएगी, लेकिन इसका ऐसा प्रयोग करना है कि श्रमिक क्षेत्र पर आंच ना आए और इसका समाज को लाभ मिले, इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता। वो आएगी, तो ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगी। आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए, पूरे समाज को भी
उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए सोचना और सोच के आधार पर करना, ये भी हमको करना पड़ेगा। नई दिल्ली स्थित इंटेक मल्टीपर्पज हॉल में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इंटेक ने बुधवार को कण कण में राम नामक वृत्तचित्र फिल्म का विमोचन किया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये वृत्तचित्र भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं में रामायण की उपस्थिति को चित्रित करता है। इसमें यक्षगान, उपनिकुद्र कठपुतली, ओडिशा की लंका पोड़ी यात्रा, असम की सत्रिया परंपराएं, मेवाती भबंग तथा रामनामी समाज जैसे अनूठे प्रदर्शन शामिल हैं। फिल्म का संदेश स्पष्ट है कि राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के मूल में समाहित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये फिल्म भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय से इंटेक भारत की सांस्कृतिक विरासत को, मूर्त विरासत को, अमूर्त विरासत को सहेजने, संरक्षण करने, संकलित करने और सजीव बनाए रखने के लिए साधना रहते हैं। उसी अनुक्रम में विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले एक प्रमुख तत्व भगवान श्री राम की कथा और उस कथा का चित्रण विरूपण जिस तरह से इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बोली में, विभिन्न भाषा में और देश के बाहर भी अनेक देशों में जिस तरह से किया जाता है, उस सब को एक साथ संजो करके उस विविधताओं को एकता के साथ में जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री में चित्रित किया गया है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। और इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।